नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का इतिहास का चैप्टर मैं लेकर आया हूं दोस्तों। अब मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्लासेस लगाने वाला हूं, आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, यह क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि मेरा फर्स्ट क्लास है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन में देखेंगे हम लोग जो हरिराम पटेल, जो सर हरिराम पटेल हैं, उनका नोट्स है, तो उसको हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पर दोस्तों पूरी तरह बने रहना। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरे को पता है कि वह पूरी की पूरी बने रहेंगे, है ना। तो चलो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको डिटेल भी समझाऊंगा, तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों। बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं दोस्तों इसका जो छत्तीसगढ़ का इतिहास से जो चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होता है वहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले छत्तीसगढ़ का इतिहास, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है। मतलब जब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के इतिहास भी उससे संबंधित हम उसको पढ़ते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास और भारत के इतिहास को एक साथ पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास को लेकर आधुनिक काल तक के लंबे इतिहास का साक्ष्य रहा है। लिपि के विकास के आधार पर प्रदेश के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 भाग में बटा हुआ है। तो कौन कौन से भाग में है, तो आप देख लीजिए यहाँ, जो कि इस प्रकार से है। मैं इसको आपको पूरा डिटेल बताऊंगा दोस्तों कि किस प्रकार से यह आगे होते जाता है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ कुछ नए नए फैक्ट भी बताऊंगा। पहले तो देखोगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ का इतिहास 3 भाग में बांटा गया है, जो कि प्रायोगिक इतिहास काल है, और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप 3 भाग में इसको बटा हुआ देख सकते हैं। जो कि दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल जो कि पूर्ण पाषाण काल है ना, और मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये 4 भाग में बटा हुआ है आपका प्रायोगिक ऐतिहासिक काल। दोस्तों आप अपने साथ में पेन और कॉपी रख लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, या तो फिर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। और जो इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो उनका रिवीजन भी हो रहा है, तो वीडियो पूरा देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हम 4 भाग में यह बढ़ गया है। और देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, यह आपका कहाँ कहाँ इसका साक्ष्य मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। और इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों तो ऐतिहासिक काल, जो कि ऐतिहासिक काल जो प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक। जो कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। क्या क्या में, तो प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक ऐतिहासिक काल। इसमें देख लेंगे दोस्तों तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जो कि इतने भागों में बांटा गया है, तो इसके प्रकार भी हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक। तो जो प्राचीन ऐतिहासिक काल में है दोस्तों, तो पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल और महाभारत काल, ये सब यहाँ से आपको साक्ष्य मिलेंगे प्राचीन काल का, ठीक है। और महाजनपद, ठीक है ना, इसी में आपका दोस्तों मौर्य काल, ठीक। और ये दोस्तों यहाँ महाजनपद में आपका चेदी महाजनपद, इन सब संबंधित से यह आते जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सातवाहन, कुषाण वंश, मेघवंश, वाटका काल, ठीक है ना, और गुप्त काल। इसी प्रकार राष्ट्रीय तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राज्य वंश रहा है, इसको भी आप नोट करते रहना दोस्तों। नल वंश और सरभुरी वंश, ठीक है ना, सरपुरी वंश,
और आपका शैल वंश, पांडु वंश और बाण वंश और सोम वंश। ठीक है, यहाँ पर और देखेंगे तब कलचुरी वंश मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिया है, फिर आगे इसको हम लोग डिटेल में देखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कलचुरी वंश में दोस्तों, तो कलचुरी वंश में दो प्रकार के आपको मिलेंगे। ठीक है, एक तो रायपुर का चूरी, ठीक है ना, और रतनपुर कलचुरी। ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पर शासक आपको मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर नागवंश दोस्तों, नागवंश में फड़ी नागवंश है और सिंधक नागवंश है। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन करना है दोस्तों, जो पहले बार पढ़ रहे हैं वो पढ़ते चलिए साथ में, और जो पढ़ चुके हैं वो दोस्तों रिवीजन कीजिए। ठीक है, कांकेर के सोमवंश। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कांकेर भी है आपका, जो कि सोमवंश से संबंधित है। यहाँ पर काकतिक वंश है। ठीक, और आगे हम और देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ आधुनिक इतिहास, इसको मैं और डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों नीचे में। ठीक है, मराठा जो शासक थे जो कि अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर शासक किए और प्रत्यक्ष रूप से भी शासक किए आधुनिक इतिहास में। ठीक है, सूबा व्यवस्था, और जो ब्रिटिश शासक थे दोस्तों, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से भी शासन किए और प्रत्यक्ष रूप से भी शासन किए। उसके बाद दोस्तों जो मराठा शासन यहाँ पर आया था, हमारा मराठा शासन, जो कि दोनों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन किए, और इसी को देखेंगे तो पुनः फिर से वो मराठा शासन आया, जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से फिर शासन किए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 1857 की क्रांति में, ठीक है ना, 1857 की क्रांति आधुनिक इतिहास में ही आता है। और देखेंगे तो ब्रिटिश शासन, जो कि प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन चल रहा था, ठीक, आधुनिक इतिहास में ही। तो अब देखते हैं दोस्तों हम इसका पूरा नीचे में और डिटेल को। ओके, तो यहाँ पर कुछ राजसी वंश है, राजवंश है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश है, सातवाहन वंश और कुषाण वंश, मेघ वंश, वाकाटक वंश और गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों, हरिराम जो पटेल जी का बुक है, ठीक है ना, तो उसका आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पर कंसेप्ट है जो कि उसका डिटेल में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना रहेगा तो मैं ऐड करके भी बताऊँगा दोस्तों, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ इतिहास की घटनाक्रम। ठीक है, छत्तीसगढ़ इतिहास के घटनाक्रम में हम देखते हैं अब दोस्तों पूरा डिटेल को। ठीक है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हरिराम पटेल सर का बुक से है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में वंश, आप लिख लीजिए टॉपिक में आपका क्या है, पहले तो वंश है। ठीक है, वंश रहेगा, फिर उसके बाद काल अवधि रहेगा उसका। ठीक है, फिर संस्थापक और प्रथम शासक और अंतिम शासक और राजधानी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जो कि आपका जो कि 5 भागों में है। ठीक है, तो वंश में देखेंगे दोस्तों तो आपका पाषाण वंश, जो कि पाषाण वंश, तो इसमें काल अवधि का कोई डिटेल नहीं मिला है दोस्तों, कोई साक्ष्य मिला ही नहीं है। ठीक है, राजधानी अंतिम शासक का भी कोई पता नहीं चला है, यहाँ पर आपका कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर पता चलेगा तो हम और देखेंगे कोई बुक में, तो आपको मैं पहले और नोट करा दूंगा, तो इसको आप लिख लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, वैदिक काल में दोस्तों देखेंगे तो 15 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक यह चला कालावधि। यहाँ पर संस्थापक नहीं मिला है दोस्तों, कौन है पता ही नहीं था। ठीक है ना, अंतिम शासक का भी कोई पता ही नहीं है और राजधानी का भी कोई पता ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो रामायण काल, ठीक है ना, रामायण काल कब से कब चला इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन श्रावस्ती और कुशाल जो कि कौशल, ठीक है ना, कौशल स्थली बोलते हैं जिसको हम, है ना, कुशल स्थली जो कि राजधानी था, इसको आप देख लीजिए। ठीक है ना, श्रावस्ती और कुशलस्थली। महाभारत काल में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ कोई भी आपको साक्ष्य नहीं मिला है, न ही शासक मिला है। ठीक, यहाँ पर और देखेंगे महाजनपद में, ठीक है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद था। ठीक है, इसमें संस्थापक अगर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था राजधानी, जो कि चेदी महाजनपद भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेंगे दोस्तों नीचे तो नंदक, ठीक है ना, नंद मौर्य काल। तो यहाँ से जो कि आपका इंडिया का हिस्ट्री होता है दोस्तों, वहाँ से भी आप
का ये संबंधित है, ठीक ना, मौर्य काल। तो मौर्य काल आपका 223 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, जो कि संस्थापक थे, ठीक है ना, जो कि प्रथम संस्थापक थे। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? तो नंदवंश मौर्य काल के, ठीक है। फिर विजयादत्त, ठीक, अंतिम शासक थे और उसका राजधानी क्या था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र था। ओके, एक यहाँ पर आपको छोटा सा मैं कहानी बता देता हूँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मतलब आप समझ रहे हैं, यह जो शासक था किस प्रकार से बना। तो चलिए मैं कहानी थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका कहानी इस प्रकार है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से बने और कौन बने, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजधानी था दोस्तों, ठीक ना, पाटलिपुत्र, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जो वहाँ के शासक थे, ठीक है, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, जो वहाँ के शासक थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, वो बहुत बड़े शासक थे पहले तो, ठीक है। फिर उसके बाद जो चाणक्य थे, ठीक है ना, जो चाणक्य थे उसके जो राजधानी में, अब चाणक्य उस समय के क्या थे? गुरु थे, ठीक है, जो कि बच्चों को शिक्षा देते थे। तो बच्चों को शिक्षा देते थे, तो वहाँ क्या हुआ कि उसके जो उनके राजधानी में, ठीक है ना, उनके राजधानी में कोई उनसे बड़ा और शासक था, ठीक। तो उनसे तो उनका बनता नहीं था। तो वहाँ क्या हुआ कि अगर आपको जो दूसरा शासक था उसको बोला कि अगर आप बचाना है उसको, तो आकर के उनसे लड़ो और बचा लो। तो वह जाकर के क्या बोला कि वो जो राजा था कि मैं वह काम नहीं बचा सकता, इस प्रकार से उसको मतलब बेदखल करके निकाल दिया उस राज्य से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उसका मुलाकात वहीं पर हुआ है। कुछ खेल रहे थे वहाँ पर बच्चे, तो उसमें से एक बच्चा को उसने देखा, ठीक है ना। तो वो राजा बना हुआ था और राजा बन करके पूरे अपने जो मंत्रियों के वगैरह वगैरह को वह इस प्रकार से मतलब बातें कर रहा था। तो उसको लगा कि यह जो बच्चा है, ठीक है, यह कुछ आगे कर सकता है। इस प्रकार से उसने क्या किया, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त, तो उसको वहाँ ले गए और अपने जो आश्रम थे, गुरुकुल थे, वहाँ उसको शिक्षा दिया और तैयार किया कि यही आगे जा कर के जो पाटलिपुत्र है वहाँ उस राजधानी में राज करेगा, जो कि जो राजा उसको बेदखल करके निकाल दिया था, ठीक है ना। तो वहाँ पर उसको हराया वो, और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य बन गए शासक, ठीक। इस प्रकार से कुछ छोटा सा कहानी था दोस्तों, ठीक है, मैंने भी इसको कहीं पढ़ा था तो आपको भी बता दिया। अगर अच्छा लगेगा इसमें कैसे बने तो और आप कहीं से और देख सकते हैं बुक वगैरह से पढ़ करके, ठीक। यहाँ पर देखेंगे सातवाहन, ठीक है, इसके बाद देखेंगे सातवाहन, इसके बाद में देखेंगे सातवाहन का तो काल अवधि वगैरह आपको कुछ भी डिटेल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, ठीक है, राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में था, ठीक। आगे देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो आगे आपका यहाँ पर मेघवंश कुषाण वंश में भी आपको कुछ भी डिटेल नहीं मिल रहा है, ठीक ना। हम चलते हैं यहाँ आपका मेघवंश में देखेंगे तो पहली से दूसरी शताब्दी, ठीक है, लेकिन आपको इधर का कोई भी डिटेल नहीं मिल रहा है। इसमें देखेंगे दोस्तों तो वाकाटक वंश में तो तीसरी से चौथी शताब्दी तक इसका था। और यहाँ पर जो कि प्राथमिक शासक थे, ठीक है ना, तो विद्याशक्ति, ठीक है ना, विद्याशक्ति थे और लास्ट हरिसेन थे, ठीक है। राजधानी दोस्तों नंदीवर्धन नागपुर, ठीक। इसके बाद देखेंगे गुप्त वंश, जो कि 319 से 550 ईस्वी तक चला, जो कि शासक थे आपके श्रीगुप्त, और अंतिम शासक का पता नहीं चला है दोस्तों। और यहाँ भी क्या था, पाटलिपुत्र राजधानी में था, ठीक है ना, राजधानी पाटलिपुत्र था। यहाँ पर देखेंगे और हम तो राष्ट्रीय तुल्य वंश, ठीक है, जो कि चौथी से छठवीं शताब्दी तक चला, और इसका भी आपका जो शासक थे उसका नाम नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे तो आरंग, राजधानी आरंग, ठीक। इसी प्रकार से हम नीचे देख लेंगे दोस्तों 5वीं से 12वीं शताब्दी तक, जो कि शिशुक, और अंतिम शासक आपके नरेंद्र थंबल, ठीक है ना, पुष्कारी कोरापुट, ठीक। और देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सरम्भमपुरी, जो कि
आपका 5वीं शताब्दी, 6वीं से 5वीं शताब्दी तक रहा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो शासक का नाम था दोस्तों सरंभराज, ठीक है, सरंभराज नाम से भी वही है, जो कि सरंभमपुरी वंश सरंभराज, ठीक। यहाँ पर अंतिम शासक देखेंगे तो पवरराज, ठीक, पवरराज सेकंड है दोस्तों। इसके बाद यहाँ इसका राजधानी देखेंगे तो सिरपुर, मल्हार, ठीक है, और सारंगढ़, इस प्रकार से है, सिरपुर, मल्हार, सारंगढ़, ठीक। शैल वंश जो कि 7वीं से 8वीं शताब्दी तक चला, श्री हर्षवर्धन, यहाँ आपका अंतिम शासक का नाम नहीं दिया गया है दोस्तों, और साथ ही राजधानी भी कहाँ था वो भी पता नहीं चला। पांडु वंश दोस्तों 6वीं से 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी तक चला ही, इस प्रकार से। यहाँ इसका शासक का नाम देखेंगे तो उदयन, ठीक है, और अंतिम शासक का नाम नहीं पता है, और इसका राजधानी देखेंगे तो सिरपुर है दोस्तों, ठीक। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों बांड वंश तो 9वीं शताब्दी में था, और यहाँ पर मल्हाल देव, ठीक है ना, महाडगलेश्वर मल्हाल देव, और विक्रमादित्य, और इसको पाली कोरबा, ठीक है ना, पाली कोरबा, इस राजधानी में यहाँ चला, ठीक है ना। अब नीचे हम लोग और देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको और मिल जाएगा जो कि नागवंश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नागवंश में देखो दोस्तों, पहले तो फर्स्ट फणी नागवंश जो कि 9वीं से 15वीं शताब्दी तक चला, और अहिराज में, फिर मोनिक देव कवर्धा में चला दोस्तों, ठीक है। चिंदक नागवंश जो कि इस प्रकार से चला 13 से 24, ठीक है ना, 23 से 24 तक चला, ठीक। और यहाँ पर भूषण, नीतित भूषण और हरिश्चंद्र देव, ठीक, यहाँ पर चक्रकोट, ब्रह्मकोट, ठीक। और नीचे में और देख लेंगे दोस्तों तो कलचुरी वंश। अब दोस्तों कलचुरी वंश में 1000 से 1771, ठीक है, जो कि कलिंगराज फर्स्ट उसके शासक थे, और सेकंड आपका अंतिम शासक मोहन सिंह थे, ठीक है, जो कि रतनपुर राजधानी से था। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तो रायपुर कलचुरी, ठीक है, जो कि सन का तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, लेकिन रामचंद्र देव, ठीक है, उसके शासक, और अंतिम शासक जो कि अमर सिंह देव थे, जो कि रायपुर राजधानी था, ठीक, उस समय रायपुर राजधानी में थे। और कांकेर के सोमवंश, ठीक है, जो कि 1191 से 1320 तक सिंहराज, उसके प्रथम शासक, अंतिम शासक का नाम नहीं है यहाँ पर, और कांकेर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे काकतीय वंश, तो काकतीय वंश में इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, अन्नदेव और प्रवीचंद्र, बस्तर जगदलपुर से राजधानी से, ठीक है। यहाँ पर भोसला शासक दोस्तों आपका 1741 से 1854 तक चला, जिसमें आपको कोई भी यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मराठा शासक दोस्तों 1771 से 1758 तक चला, जो कि रघुनाथ सिंह, और अंतिम शासक मोहन सिंह और रतनपुर से ये भी संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से शासक दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो कि 1758 से 1787 तक चला, बिंबाजी भोसले, यहाँ पर अंतिम शासक का नाम नहीं मिल रहा है, ये भी रतनपुर से संबंधित है। सूबा व्यवस्था दोस्तों तो 1787 से 1818 तक महापत राव, ठीक है, यादा राव और रतनपुर, ठीक। यहाँ पर और देखेंगे तो अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासक जो कि 1818 से 1830 तक के एडम, ठीक, और फ्राड, रतनपुर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इंग्लिश नेम मिल रहा होगा, जो कि आपका अंग्रेज है ये, ठीक है ना। तो अंग्रेज हैं तो स्वाभाविक है कि इंग्लिश नेम उनका रहेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश नेम से भी मिल रहा है, क्योंकि ब्रिटिश शासक है तो आप जान जाइए कि वो ब्रिटिश शासक ही होंगे, ठीक है, अगर अंग्रेज टाइप से आपको नाम मिला तो इंग्लिश टाइप से। यहाँ पर रतनपुर और रायपुर में थे, ठीक। इसके बाद देखेंगे पुनः मराठा शासक, यहाँ पर फिर से पुनः मराठा शासक आ गया दोस्तों, 1830 से 1854 तक फिर चला आपका रघुजी तृतीय, यहाँ पर अंतिम शासक नहीं पता है दोस्तों, यहाँ पर रायपुर जो कि राजधानी। और अंग्रेजी शासन 1854 से 1947, जो कि आपका
प्रथम शासक और अंतिम शासक का पता नहीं चला, बट रायपुर में था, राजधानी रायपुर था उस समय। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको आज जो छत्तीसगढ़ का आपको पूरा डिटेल मैंने शासकों के बारे में बताया हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको तो अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि इस प्रकार से मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, रिवीजन कराया हूँ एक बार। और यह दोस्तों आपको पूरा जो नोट्स है हरिराम पटेल सर के बुक से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह अपडेटिंग बुक है दोस्तों, जो कि उनका 2023 का जो बुक आया है न्यू, ठीक है, वह अपडेटिंग बुक है यह। तो इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं। खुद से नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों तो मैं आपको इस प्रकार से पूरा पढ़ाऊंगा, तो वीडियो आप बढ़िया से देखते रहना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करना, वीडियो पूरा देखना। मेरे को कल यह वीडियो पूरा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और मेरे को पूरा व्यू मिलना चाहिए भाई। ठीक है, पूरा व्यू दिखना चाहिए कि आप कितने देख रहे हैं, ठीक है, कितने घंटे देख रहे हैं। ठीक, तो बस दोस्तों वीडियो पर यहीं तक था। और आपको तो मैं पता है कि मैं आपको क्लासेस भी कराऊंगा और साथ ही जो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन जो भी जारी होगा उसका भी जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,